हेलो एंड वेलकम टू खुंगा अकेडमी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी आपके 17 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का आपके पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जितना अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस किया है सभी के सब पेपर्स का, आप अगर देखोगे तो वही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। वही जितना आपका स्टैटिक हमने पढ़ा है यहीं पे, वो सारा का सारा आपका रिपीट हो रहा है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, जिसने भी आपकी इस एग्ज़ाम को भरा है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को, उसके साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें सो दैट कि वो सभी के सभी जो ये एनालिसिस है इसको देखें, इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लें और फिर उसके बाद आपके इसी से रिवीजन करें जब भी उनका वो एग्ज़ाम पढ़ रहा है। ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग चलिए आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके 17 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस थे। इससे पहले जो हम लोग ये देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो अगेन इसका भी जो आपका आइडियल अटेम्प्ट है वही 30 से 35 के बीच में, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 30 से 35 में, और अगर आपके 90+% का स्ट्राइक रेट है आपके मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस में, जो कि आपके पूछे गए हैं सवाल वहाँ से, देन ट्रस्ट मी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आपके सेंसस से इस बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके सेंसस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं से अपने सेंसस को ज़रूर प्रिपेयर करो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करो। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि लिटरेसी रेट आपके यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, कौन सा यूनियन टेरिटरी का है। तो ये है आपके, अच्छा क्योंकि ये 2011 में आपके सेंसस पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है जब आपके 2011 में पूछा गया था तब आपके दादर एंड नागर हवेली ये आपके अलग संयुक्त राष्ट्र क्या नाम है, ये आपके अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अभी दादर एंड नागर हवेली आपके मर्ज हो चुका है दमन एंड दीव के साथ। तो अभी जो है आपका एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन के रह गया है। क्या? उसका नाम है आपके एक साथ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर या नगर हवेली। ठीक है, तो ये वो आपके, ये अब आपका एकमात्र ही ये है क्या नाम है, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब 2011 में जब आपकी जनगणना आई थी तो जनगणना के समय आपका दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली अलग अलग थे। अच्छा, मुझे आपके अगले क्वेश्चन में ना आपसे सेंसस एक्ट ही पूछ लिया गया, क्योंकि अब सेंसस से सवाल आए थे तो फिर पूछा गया कि सेंसस जो हम कर रहे हैं जनगणना ये किससे हुई है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आने वाले कि आपके सेंसस का जो अधिनियम है वो एक्ट कौन सा है, और फिर उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे का इतिहास क्या है। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे एज सच इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रुक्मणी अरुंदेल। ये जो हैं आपके, ये किस नृत्य से हैं? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके हल्का सा साउथ इंडियन नेम आ जाए, ठीक है, और ऑप्शन में भरतनाट्यम हो, तो भरतनाट्यम, उड़ीसी या फिर कुचिपुड़ी में से कोई ऑप्शन हो तो उसको ज़रूर मार्क करके आना। लगभग लगभग सिमिलर से डांस फॉर्म है, और इसी के साथ साथ मोस्टली आपसे भरतनाट्यम से ही पूछ रहा है। तो आप पैटर्न को समझो, पैटर्न समझोगे तो 4-5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ऐसे सही कराओगे आंख बंद करके। नहीं भी आ रहा होगा तब भी सही हो जाएंगे अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया तो रुक्मणी अरुंडेल जो है ये आपके भरतनाट्यम से हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये चीज़ पूछी गई है कि आपके कौन सा वो काल था, ठीक है, कौन सा ऐसा काल था जहां पे राजधानियों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो कौन सा काल था? तो वो भाई आपके ऋग्वेद का पीरियड था, वैदिक पीरियड। और उसमें कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल में भी कौन सा काल? ऋग्वेद। ठीक है, तो हमको ऋग्वेद के बारे में ऐसा नहीं पता चलता है कि कौन सा वाले यहाँ पे आपकी राजधानी कौन सी थी। आपके सब चीज़ आपको ऋग्वेद में, अगर जो भी चीज़ें देखो, कुछ भी चीज़ अगर आपकी है जो कि बहुत अच्छी हो रही है, जैसे अगर हम देखें कि अगर हम लोग राजधानियों की बात करें तो यानी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी न किसी एक आपके जो जगह है उसको कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया, फिर उसको हमने अपना क्या बना दिया? जनपद बना दिया, महाजनपद बना दिया। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा राजधानी ही नहीं है तो कहाँ नहीं है? ऋग्वेद में। ऐसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नारी सशक्तिकरण या नारी के साथ जो आपके जो बराबरी है वो कौन से काल में दिखती है, तो वो आपके ऋग्वेद में दिखती है। ऐसे ही अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए कि आपके
यहाँ पे जो इक्वालिटी से रिलेटेड कोई जात पात नहीं मिलती है, तो कौन सा पीरियड है? वो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद का काल है। तो जितनी भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी वो आप लोग ऋग्वेद ही मार्क करके आना, टिक करके आना। जहाँ पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिसमें आपके मंत्र तंत्र इन सब में नहीं गए थे, तो ऋग्वेद है। मंत्र तंत्र में चले गए थे तो कौन सा है? तो आपका यजुर्वेद है, ठीक है। जब आपके गाने और बेसिकली तंत्र में गए थे तो यजुर्वेद है, मंत्र और गाने इन सब में गए थे तो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका सोमवेद हो जाएगा, ठीक है। राग में, गानों में, इन सब में जाएंगे तो सोमवेद हो जाएगा। तंत्र में जाएंगे, काला जादू में जाएंगे, मिस्टिसिज्म, ब्लैक मैजिक, इन सब में जाएंगे तो आपका ये यजुर्वेद हो जाएगा। और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी किस में है? ऋग्वेद में है, ठीक है। अब ये आपके आर्टिकल 29 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ये आपके माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 आप लोगों को जरूर देखना है, राइट, कि ये आपका माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, उनके संस्थान से, एजुकेशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। और ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा जा रहा है। तो आपको मौलिक कर्तव्यों से इन कुछ आर्टिकल्स को जरूर पढ़ना है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य बोल रहा था, मौलिक अधिकारों से। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? भारत के मतलब कौन सा वो भाग है जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है? तो ये तो हमने कई बार कर रखा है कि आपके कौन सा है, भाग 4 है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ को लिखा देता हूँ, कौन कौन से भाग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जनरली इन्हीं भागों से पूछा जा रहा है, ज़्यादा आपसे भाग नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। पर जो मुख्य मुख्य हैं, एक काम करते हैं ना, उनको यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं भाग, और यहां लिख लेते हैं उसके उद्देश्य, ठीक है। तो भाग 1 में क्या हो जाएगा? भाग 1, प्रथम भाग में आपका क्या हो जाएगा? जिसमें आपके भारत के बारे में बात की गई है, भारत और उसकी प्रदेश, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। इंडिया एज ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दूसरे में आपकी क्या बात की गई है? सिटीजनशिप या नागरिकता, नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप। थोड़ा तेज चलते हैं। थर्ड में आपकी क्या बात की गई है? तो थर्ड में जो आपकी बात की गई है वो आपकी बात की गई है मौलिक अधिकारों की, ठीक है। इन मौलिक अधिकारों की जब बात की जाएगी तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर चौथा भाग है तो चौथे भाग में हम बात करेंगे इनकी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की या सिद्धांतों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, आप जो भी बोल सकते हो, तत्व, एक्चुअली तत्व से ज्यादा अच्छा सिद्धांत रहेगा। डीपीएसपी। पांचवा नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे एक्चुअली 4A। 4A में क्या है? तो भाई इसमें है आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आपका पांचवा आ जाएगा, ठीक है। पांचवे में आपका क्या हो जाएगा? तो पांचवे में आपका यूनियन हो जाएगा, यानी कि संघ। इसमें आपके जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में आपके यूनियन में डिस्कस किया जाएगा। जितने भी जो आपके ऑफिसर पद हैं बड़े बड़े, प्रधानमंत्री, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर आपका स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, फिर डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में पूरा आपका जिक्र होगा। इसी के साथ साथ आपके फिर संसद के बारे में जिक्र होगा। पूरी संसद जितनी भी है ये आपके कब से शुरू हो जाएगी? आर्टिकल 79 से, ठीक है, 79 से। अनुच्छेद 79 से आपके संसद के बारे में शुरू हो जाएगा। 51A तक आपके ये चला है। 51A के बाद यानी 52 से आपका यूनियन चलेगा। फिर संसद उसी में ही यूनियन का ही पार्ट है, 79 से चलना शुरू हो जाएगा। 74 में आपके प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी चलेंगी। फिर मंत्री परिषद हो जाएगा, प्रधानमंत्री के बाद फिर आपका मंत्री परिषद, फिर आपके ये सब जितनी भी चीज़ें हैं यूनियन की सब आपकी चलेगी। फिर इसी में ही आपके बजट, मनी बिल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आर्टिकल 110, 117 ये सब आ जाएगा। और फिर एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि जैसे ही जो भी आपका यूनियन का सब्जेक्ट है
जनरली उसमें अगर आप आर्टिकल में 89 प्लस कर दो तो वो आपका स्टेट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आपके स्टेट का अनुच्छेद हो जाएगा। जो भी यूनियन का है उसमें अगर आप 89 प्लस करोगे तो आपके स्टेट का हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 61, मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ क्लास में कि आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट हट, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हम लोग यहाँ पे बस इसको याद करने के लिए कि आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट हट, तो ऐसे याद करेंगे। यानी यहाँ पे आपके इम्पीचमेंट की बात की गई है, तो गवर्नर के इम्पीचमेंट की कहाँ बात की गई है, आप 89 प्लस करो और आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि आपका कितना हो जाएगा 0 एंड ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 150। तो आपके लगभग आर्टिकल 150 या 151वें आर्टिकल में या 149वें आर्टिकल में पक्का आपके गवर्नर यानी जो राज्यपाल हैं उनके महाभियोग की बात की गई होगी या फिर उनके रिमूवल की बात की गई होगी आपसे, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान देना। तो अब इससे रिलेटेड अगर आसपास में कोई भी ऑप्शन आ गया, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि गवर्नर को कौन से अनुच्छेद से हटाया जाता है, तो भाई क्या करना है, अगर 61 से आपको पता चल गया प्रेसिडेंट है, ऑप्शन में अगर आपके मान लेते हैं कि 149 आर्टिकल दे रखा है और फिर उसके साथ दे रखा है 165, 170, 175, 176, मान लेते ये आर्टिकल दे रखे हैं, तो क्या टक्कर क्या होगे, मान लो क्योंकि 150 के आसपास में कौन सा है तो 149वां है, 148वां है, तो वो ज़्यादा सही आर्टिकल्स होंगे आपके, ठीक है। तो ये ज़रूर टिक करके आना। इससे ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि देखो आप जिसको याद नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से मतलब एक हल्की फुल्की ट्रिक से आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा, ये हो गया आपका यूनियन। ऐसे ही हो सकता है कि आपसे ना अब यूनियन छठा आप लिख लो, ये आपके राज्य से रिलेटेड है यानी कि स्टेट, ठीक। अब भाई जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसी में और धीरे धीरे जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहां पे एक आपका आ जाएगा भाग 9, और ये जो पार्ट 9 है इसमें आपके जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी आपके किसके, ग्राम पंचायत की। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पूछ लिया ही है। और 9A मतलब यहां पे कैसे लाइन खींच देते हैं, 9A की जब बात की जाएगी तो ये आपकी बात की जाएगी नगर पालिका की, ठीक है, नगर पालिका की आपकी बात की जाएगी। तो ग्राम पंचायत की 9 में और 9A में आपके नगर पालिका की बात की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका संशोधन। अगर हम इन दोनों का आपके संशोधन देख लेते हैं तो कब आया है भाई संशोधन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत का मैंने बात बता रखा है कि 73वां जो संशोधन है वो आपके 73वां संशोधन अधिनियम 1993, सचिन तेंदुलकर कब हुए थे, कितने साल के हुए थे आपके 20 साल के। और फिर 74वां संशोधन 1993, ये दोनों आपके किससे रिलेटेड हैं, तो ये वाला है आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड और ये वाला है आपके नगर पालिका से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि खुंगा एकेडमी आपके पिछले 14 वर्षों से लगातार आपके जो सपने हैं वर्दी पहनने का, उस सपने को पूरा करा रही है। और अगेन फिर हम लोग आए हैं, नई वैकेंसीज आ चुकी हैं आपकी, एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो यानी कि आपके जो वर्दी का सपना है वो पूरा होने वाला है। एक बैच आपका लॉन्च हुआ है, उस बैच का नाम है आपके प्रहरी बैच, ठीक है। और ये आपका हर मंडे से शुरू हो रहा है। जितने भी यहाँ पे क्लास में आप लोगों के, ये समझ लो कि अगर आपके एसएससी जीडी की तैयारी है तो उसमें आपके सीजीएल लेवल की तैयारी कराई जा रही हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर का सोचोगे तो नीचे वाला तो आप ज़रूर अचीव कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएल लेवल की तैयारी आपको एसएससी जीडी के बैच में मिलेगी। और ये आपके जो बैचेस हैं ये आपके हर मंडे से शुरू हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से बोलूँगा अगर आपका वर्दी पहनने का सपना है तो आइए और इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, जो आपका हमारा मिशन प्रहरी बैच है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि भाई आपका 17वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था 2017 का, ठीक है। जो आपका अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है 2017 का, हम सभी ने देखा था और ये आपकी बहुत बड़ी एक पहल भी थी कि इंडिया में आपके इसको आयोजित कराया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया में, बिकॉज उसके बाद से हमारा जो फुटबॉल की तरफ क्रेज़ है वो और ज़्यादा बड़ा है इंडियन कम्युनिटी का। और फिर उसके बाद आपके इंडिया भी अगर आप देखोगे तो आपके वर्ल्ड कप वगैरह में थोड़ा ठीक ठाक कर रही है फुटबॉल में।
यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि आप लोग इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन या इंडियन फेडरेशन जो है आपके फुटबॉल फेडरेशन है उसको ज़रूर सर्च करना, पहला चेयरमैन कौन है, अभी का कौन है और कब बनी। एक काम करते हैं, आप लोगों से इसको कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर जवाब दोगे कि आपके इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, आपसे बास्केटबॉल पूछ ली गई है, फुटबॉल एसोसिएशन आपसे पूछेंगे तो वो आपके कब बनी है, कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके उस अधिनियम का नाम क्या है जो कि आपके सेंसस से रिलेटेड है, यानी जनगणना से रिलेटेड है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक ना इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में ज़्यादा आपको ऐसा नहीं देखना है, हाँ थोड़ा थोड़ी चीज़ें बस देखनी है। पहली चीज़ आपसे, क्योंकि जो सेंसस है वो पूछा जा रहा है, तो भैया सेंसस के लिए तो आपके अधिनियम है। जनगणना अधिनियम कब आएगी? 48 में आएगी, तभी तो उसके बाद आपका क्या होगा, 1951 से आपके जनगणना शुरू हो जाएगी। बट 1951 से पहले अब इसका क्या इतिहास है? तो भैया फर्स्ट सेंसस कब हुई? फर्स्ट सेंसस, तो जो फर्स्ट सेंसस है ये आपके 1881 में हुई। इस टाइम पे जो वाइस रॉय था, उस वाइस रॉय का नाम क्या है? तो उस वाइस रॉय का नाम है आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से है? तो ये आपके 1880 से लेके 1884 तक ये इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपके लॉर्ड रिपन की बात। इससे जस्ट एक पहले आपका आया था, हम लोग जस्ट एक वाइस रॉय लिख लेते हैं, थोड़ा सा कभी कभार क्या हो जाता है ना, वो आप लोगों के लिए पूछ लिया जाता है। बट इससे पहले एक और, ये तो था आपका ऑफिशियल, और ये आपका ऑफिशियल जनगणना थी। ठीक है, लेकिन अनऑफिशियल की अगर हम लोग बात करें ना कि भाई आपके इंडिया में शुरू किसने कराया अनऑफिशियल, तो अनऑफिशियल जिसने शुरू कराया वो था आपका लॉर्ड मयो। ठीक है, इनके नाम पे अजमेर में आपके मयो कॉलेज भी है। तो लॉर्ड मयो ने आपके 10 साल पहले 1871 में आपके क्या कराई थी? अनऑफिशियल सेंसस कराया था। ये काइंड ऑफ एक पायलट प्रोजेक्ट था। फिर इसी चीज को कंटिन्यू किया आपके 10 साल बाद रिपन ने, और ये आपका कैसी ऑफिशियल, यानी कि आपकी ये आपकी औपचारिक जनगणना अगर हम लोग बात करें तो ये आपके 1881 से शुरू होती है। अब आप 1881 से हर 10 साल पे अगर आप जोड़ते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी कौन सी भी जनगणना होगी। एक चीज, दूसरा यहाँ पे और क्या आपको ध्यान रखना है, इस वाइस रॉय यानी रिपन से पहले एक और आया था, हिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा कर लेते और, इसका नाम है लिट्टन। अब ये जब आपका आया तो 4 साल के लिए भी आया, यानी 1876 से 1880 तक ये आपका आया है। ठीक है, अब ये जो आपका वाइस रॉय आया है, इस वाइस रॉय को बहुत बेकार कामों के लिए जाना जाता है, जैसे कि आपका क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए। तो कल को अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ ले कि जी कौन सा एक्ट था जिसके लिए, कौन सा वाइस रॉय था जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था, लिट्टन लेके आया था। हमारे यहाँ पे जो गन के कानून है, अगर आपको बंदूक लेनी है तो उसके लिए आपके कानून पड़ेगा, असला नियम, आर्म्स एक्ट। तो जो आर्म्स एक्ट है ये कौन लेके आया? लिट्टन लेके आया। अगर इसी के साथ साथ और आपसे पूछ ले कि प्रथम दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार किसने लगवाई और रानी विक्टोरिया को इसमें ऑफिशियल रानी, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया? तो आपके लिट्टन था। पूरे देश में महामारी फैली हुई है, महामारी नहीं, पूरे देश में आपके अकाली फैली हुई थी और उस अकाली के बीच में आपके दिल्ली दरबार करा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके काम किसने कराए थे? लिट्टन ने कराए थे। इसको बहुत बेकार नाम से जाना जाता है और रिपन को उतने ही अच्छे नाम से जाना जाता है, क्योंकि रिपन ने आपके क्या कराया? तो आपके सबसे पहले तो सेंसस करा दिया। रिपन और किस लिए जाना जाता है? तो रिपन को ही आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो पंचायती राज वाली जो आपकी सरकार होती है का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, का जनक। देखो रिपन ने ना आपकी जितनी भी जो चीजें कराई थी इसको औपचारिक स्तर पे कराया था, अनौपचारिक स्तर पे आपके लॉर्ड मयो ने पंचायत को भी करा दिया था 10 साल पहले, पर आप लोगों को लिखना नहीं है। लॉर्ड मयो ही एक आपका ऐसा वाइसरॉय है जिसको आपके काला पानी की सजा के लिए गया था ऐसे देखने के लिए जेल को, और इसकी क्या हुई थी? गोली मारकर एक पठान ने हत्या कर दी थी। ठीक है, सॉरी गोली मारकर नहीं, हत्या कर दी थी, सिर्फ आप ये लिख लो हत्या कर दी थी, गोली मारकर नहीं, वहां पे एक्चुअली चाकू भोंक के हत्या की थी। ठीक है, तो क्या चाकू भोंक के की, कैसे की, उससे नहीं, बस एकमात्र वाइस रॉय ऐसा है लॉर्ड मयो जो कि आपके जिसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। पर ये तो हो गया आपका इतिहास की बात। ठीक है, इतना पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? इतना पोर्शन आपका हो जाएगा इतिहास का, हिस्ट्री।
सेंसस का ये पोर्शन है फर्स्ट सेंसस, ये आपका हो जाएगा इससे रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड। आपको क्या याद रखना है, कौन था वाइस रॉय, तो वाइस रॉय का नाम है आपका रिपन, कार्यकाल क्या है 1880 से 1884, ठीक है। रिपन ही वही है, रिपन ही ऐसा आपका वाइस रॉय था जिसने आपके इस्तीफा दे दिया था अपने कार्यकाल से। और उस इस्तीफा देने का रीजन क्या था, तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए, वो रीजन था आपके इल्बर्ट बिल, ठीक है। इल्बर्ट बिल, आपके ब्रिटेन की संसद में आपका एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, और इसी इल्बर्ट बिल के चलते रिपन ने क्या किया था, आपके इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। क्योंकि इल्बर्ट बिल में आपके क्या लिखा था कि जितने भी जो जजेस होंगे, यानी कि अगर वो आपके ब्रिटेन के जजेस हैं, तो ब्रिटेन के जजेस तो आपके इंडिया प्लस ब्रिटेन दोनों पे आपके कार्रवाई कर सकते हैं, दोनों के सिटीजन्स पे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन जजेस होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके ब्रिटेन सिर्फ इंडियंस पे कार्रवाई कर पाएंगे। क्या वो ब्रिटेन के नागरिक पे कार्रवाई कर पाएंगे, तो जवाब है नहीं, ठीक है। तो ये आपके इल्बर्ट बिल में बोला गया था, और ये चीज आपके रिपन को पसंद नहीं आई, और इसीलिए उसने इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसको इतिहास में जाना जाता है, और इसके चलते उसने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो गई हैं, और इसी के साथ साथ आपके हमने सेंसस एक्ट और इसके बारे में पूरा इतिहास भी जान लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, और मेरे पिछले वाले जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब के आंसर्स मैं आशा करूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, इस पूरी पीडीएफ को, इस पूरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी कोई है जिसका आने वाला एग्जाम है भाई बहन आपके, उन सब तक ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये भाई आपसे बहुत बार पूछा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब है ये किसने लिखी है, ये आपके दादा भाई नारोजी ने लिखी है। दादा भाई नारोजी को आपके द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। भारत के सबसे महान तथा सबसे वृद्ध आदमी या पुरुष किसे बोला जाता है, तो दादा भाई नारोजी को बोला जाता है। इन्होंने इस किताब को लिखा था, और ये आपकी पूछ ली गई है तो रट लेना इस किताब को। एक किताब आपके हिस्ट्री से और एक आपके स्पोर्ट्स से किताब आ ही रही है। आपके सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीता था, तो भाई वो विश्वनाथ आनंद है, जो कि आपके चेस प्लेयर थे, बहुत बड़े महान चेस प्लेयर में से माना जाता है उनको, उन्होंने आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका अभी नाम क्या हो गया है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक हिंट दे देता हूं, आपके बहुत महान अच्छा ईयर आपसे पूछ लिया गया है कि वो कब बदला गया था, जिसका उत्तर तो है 2022, ठीक है। मैं आपसे 2021, आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न को अब उसका नाम क्या हो गया है। हिंट के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके बहुत ही फेमस हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनके नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये भाई वही है नीरज सी, अब यार ये क्वेश्चंस हैं, मैं इनको हमेशा बोलता हूँ आपको स्किप करने चाहिए, कि नीरज सी चौधरी की भाई बुक कौन सी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, ये उनकी बायोग्राफी का नाम है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब आपके अगला आ जाता है कि किस डायनेस्टी से गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी, जब भी कभी सतकर्णी शब्द आ जाए तो सतवाहना मार के आ जाना, ठीक है। तो सातवाहन, सात इनके नाम में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, इन्होंने ही जो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ही क्या बोला था कि हम लोग पितृ से ना जाते हुए हम लोग मातृ नाम से जाने चाहिए, और इसीलिए आपके यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, तो ये आपके गौतमी पुत्र, यानी कि सतकर्णी जो हैं आपके, इनका नाम क्या रहा होगा, माता का नाम गौतमी रहा होगा। कब ये आपके रूल किए हैं, तो ये आपके फर्स्ट सेंचुरी, ये बोला जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी ईस्वी में आपके रूल किए हैं, ठीक है। ये आपके फर्स्ट सेंचुरी सीई, ये इसमें आपके रूल किए हैं, ठीक। एग्जैक्ट कुछ लोग बता नहीं पाए हैं, पर एग्जैक्ट अगर आपको देखना हो तो आपके 80 से 110 सीई तक इनका राज मिल जाता है। कुछ कुछ जगह पे ना 60 भी मिलता है, तो 60 से 110 आप लिख सकते हो। 60 से 80 ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर 60 से 110 तक की आपकी इस पे रेंज चलेगी। आपके इससे क्या पूछा गया, वंश कौन सा था, तो सतवाहना वंश था, ठीक है। और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे सतवाहना वंश के। अच्छा, लोकेशन क्या थी, तो भाई प्रेजेंट डे डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन कौन सा रीजन है आपके, तो भैया ये आपका मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का दिस रीजन इज योर डेक्कन रीजन, जिसको आपके डेक्कन ट्रैप्स भी बोला जाता है। डेक्कन वर्ड मैंने क्लास में कई बार बताया है कि डेक्कन वर्ड कहाँ से आया है, दक्खन से आया है, ठीक है। दक्खन को अंग्रेज बोल नहीं पाते तो डेक्कन करते थे, ठीक है। तो दक्खन से आपका शब्द आया है, और ये आपके इस रीजन में मिलता है।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट है सतवाहना डायनेस्टी, सतकर्णी, सतवाहना, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक, ओके। आपके मिर्ची में जो व्यापार है इसको किसने शुरू किया था, या मिर्च का व्यापार किसने शुरू किया था? तो मिर्च, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, ये सब आपके कौन लाया है? पुर्तगाली लाए हैं, ठीक है। अंगूर और संतरे कौन लाया है? पुर्तगाली लाए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तंबाकू कौन लाया है? तो ये आपके पुर्तगाली लाए हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी रिट्स, एक्चुअली इसका नाम आप बदल देना, ये जो नाम है इसका, ये रिट्स है, राइट्स नहीं है, ठीक है, WRITS। कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी आपकी, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होती तो आप लोग शायद इसको मार्क करके आ जाते। रिट्स, रिट को हिंदी में भी आपके क्या बोलते हैं? रिट ही बोलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने रिट्स आती है? तो आपके कितने संस्कारों का उल्लेख है? संस्कार नहीं है एक्चुअली इसका नाम आपके राइट्स को, क्योंकि ये ट्रांसलेट हो गया है बच्चे, इसका नाम रिट है, ठीक है। कितने रिटों की बात आती है? तो आपके 5 रिट है, हमने कल भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट का तो हो गया आपके आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट की आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी आर्टिकल 226। रट लो जितना ज्यादा रट सकते हो। एक और चीज, हाई कोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, कल को अगर आपसे पूछ ले हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है, हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है, यानी कि स्थानांतरण, तो ये बच्चों कहाँ होता है? ये कौन से आर्टिकल में है? तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जब भी कभी इनका ट्रांसफर होता है ना, तो सरकारी दबाव में ही होता है। और वो जैसे आपके एक हुत्तुत्तू का खेल होता है, कबड्डी की तरह हुत्तुत्तू होता है, तो मैंने वैसे याद कर रखा है कि इधर से उधर आपके जजेस भागते रहते हैं, तो इसलिए वो किस में मेंशन है? तो आपके हुत्तुत्तू, ठीक है। तो तुत्तुत्तू आर्टिकल 222 ऐसे याद रख लेना। तो हुत्तुत्तू में आपका क्या हो जाता है? या आर्टिकल 222 में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ जजेस। किसके? हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के किसमें है? 32। क्या वो जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो वो कहां से ट्रांसफर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिट का उल्लेख कहां कहां है। तो भैया आपके सुप्रीम कोर्ट के रिट क्या क्या है? एक है आपके हेविस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको यहां पे कोर्ट में जो कैंडिडेट है उसको लेके आना ही पड़ेगा, तो यानी उसको सामने दिखाना ही पड़ेगा, वो जो बॉडी है वो दिखानी पड़ेगी। भाई बॉडी कहाँ है? सर्किट पूछेगा भाई बॉडी कहाँ है? अरे बॉडी क्या पता, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको दिखाना ही पड़ेगा। दूसरा मैंडमस, जिसका आदेश होता है, जिसका मतलब क्या होता है? परम आदेश। मैंडमस का इंग्लिश में मतलब होता है वी कमांड। हम आपको ये आदेश देते हैं कि आप थोड़ा अपना काम धाम करिए। उत्प्रेषण यानी सर्श्योरी, सर्श्योरी का मतलब आपके क्या हो जाता है? टू बी सर्टिफाइड। हम बोल रहे हैं इसलिए आपको यही मानना पड़ेगा। निषेधाज्ञा या फिर जिसको आपके क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। ये आपका क्या हो जाता है? जब आपके छोटा कोर्ट कुछ ज़्यादा ही आपके काम करने लग जाए तो उसको कहते हैं कि भाई तू अब रुक जा, यहाँ से मैं देख लूंगा। मान लो अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाँ मैंने क्लास में इस एग्जांपल को दिया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर आपके फांसी की सज़ा सुनाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है नहीं मानी जाएगी। तो हाई कोर्ट तुरंत ही क्या कर देगा? कह देगा भाई बस हो गया, तू रह जा, अब मैं यहाँ से देख लूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको इतनी थोड़ी सी रफ लैंग्वेज और या लोकल लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अपने आप से रिलेट कर सको और पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो। अधिकार परीक्षा या फिर को वारंटो, ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट इशू करता है छोटे कोर्ट्स या फिर आपके अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल पे, जिसका मतलब क्या होता है कि किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से। को वारंटो है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आपने ये जो काम किया, किस अधिकार से किया, मुझे इसका जवाब दो, ठीक है। क्या आपका ये काम है? जब नहीं है तो क्यों कर रहे हो, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको जरूर देखना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। जरा फटाफट इस सबको रिवाइज कर लेना। ओके, अगला है आपका कि भाई चेयरमैन ऑफ एसपीएससी को कौन हटा सकता है। कल ही मैंने बताया था कि जब भी कभी नियुक्ति का काम होगा तो वो आपके गवर्नर, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर देगा, लेकिन हटाना जब होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका राष्ट्रपति ही हटाएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष महोदय नहीं, गलती से इसको अध्यक्ष हो गया होगा, इसको आप क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति से कट करके लिख लेना। अगला, कौन सी रिवर है जो पश्चिम में बहती है, ठीक है। तो भाई इतनी बार इस चीज को हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। पश्चिम में बहने वाली कुछ नदियों के नाम आप सभी को पता होंगे, नहीं पता है तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। मान लो जी ये आपका इंडिया है, ठीक है।
इतना मान लेते हैं, ऐसे करके आपका राइट इंडिया है, ठीक है, इतना इतना पोर्शन मान लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा तो इग्नोर करना। अब यहाँ से भाई जो आपकी अरावली रेंज से जो ऐसे नदी बह रही है और आपके गुजरात में यहीं पे जाके छुप जा रही है, ये भी एक पश्चिम की नदी है, नाम क्या है, लूनी। क्या ये बह पाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि आपके समुद्र से पहले ही नहीं मिलती है लेकिन जाके छुप जाती है ज़मीन में? तो आपके लूनी है। फिर आपके गुजरात में एक और नदी है छोटी सी, इस नदी का नाम क्या है, साबरमती, जो कि आपके ऑप्शन में था, ठीक है। एक है आपके जो कि यहाँ पे अमरकंटक से निकल रही है, इस नदी का क्या नाम है, तो ये है आपके नर्मदा। एक और नदी है यहीं से निकल के, थोड़ा छोटा बना दो इस नदी को, ये तो यहां से निकल रही है, ये वाली जो नदी है ये आपके यहां से निकल रही है, इस नदी का आपके क्या नाम है, तो इसका नाम है आपके ताप्ती, ताप्ती या तापी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके और छोटी छोटी यहाँ पे बच्चे नदी हो जाएगी, जैसे एक नदी है आपकी गोवा में है, गोवा में होने वाली नदी, इसका नाम क्या है, तो जैसे आप लोग अगर जुआ खेलोगे तो जुआड़ी कहलाओगे, पर इसको क्या बोलेंगे, जुआरी बोलेंगे, जुआरी, ठीक है। ऐसे आपकी बहुत सारी नदियां हैं। बाकी ये सब तो बच्चे आपकी जो छोटी छोटी यहाँ पे और बहुत सारी नदियां हैं, मांडोवी हो जाएगी, ठीक है, ये सब आपकी नीचे की नदियां हैं। पर ये आपकी कुछ मुख्य नदी है जो कि आपसे पूछ ली जा सकती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसकी ले ली होगी, नहीं लिए तो ले लो। ओके, चलते हैं। सुनामी कैसे आती है? तो भाई सुनामी आपके जो आती है वो दरअसल आपके, इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो आपका क्या होता है कि अगर जैसे मान लो ये आपकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये दो प्लेट्स आपकी आपस में टकराई, ये आपकी मान लो समुद्र वाली प्लेट थी, ठीक है, महासागरीय परत थी, महासागरीय, और दूसरी वाली या तो आपकी कौन सी हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल यानी द्वीपीय, या मान लो ओशियनिक यानी महासागरीय, ठीक है। ये इसके साथ टकराई, तो ये बेशक इसके साथ टकराएगी तो आपके यहाँ पे क्या होगा, दरार पड़ेगी, दरार पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके यहाँ पे आपके लगातार ऐसे माउंटेन्स बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे, फोल्डेड माउंटेन्स, उसमें से फिर आपके क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपके प्ल्यूम निकलेगी जो मैंने आपको बताया था, जिससे आपके ज्वालामुखी फटेंगे। जब ज्वालामुखी फटेंगे, इस प्ल्यूम से, इस ट्रैक से, जो आपके अंदर का मैग्मा है या लावा है, इससे जब आपके ज्वालामुखी फटेंगे तो क्या होगा, तो उससे आपके भूकंप आएगा। भूकंप किसी भी चीज़ से आ सकता है, भूमि का हिलना ही आपका भूकंप है, ठीक है। तो सुनामी किससे आती है, ज्वालामुखी का जैसे ही आपका विस्फोट होता है, अगर समुद्र में हो जाए, दो प्लेट आपस में टकरा जाए तो उसकी वजह से आ जाएगा। कल को अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत में जो 2000 कब आई सुनामी, तो 2004 में, एग्जैक्ट डेट 25 दिसंबर 2004 को आई थी। कौन सी दो प्लेट्स थी, तो एक तो थी आपकी इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, ये आपकी माइनर प्लेट है, बड़ी प्लेट आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या इसको पूरा लिख लो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ये आपके 2004 में आई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। इसके साथ दूसरी प्लेट कौन सी टकराई थी, तो उस प्लेट का नाम था सुंडा प्लेट। ये जो सुंडा प्लेट है ये आपके कहाँ पड़ती है, तो ये आपके, इस पे आपका क्या बसा हुआ है, तो इस पे आपके इंडोनेशिया बसा है। इन दोनों प्लेट की टकराहट से जब ये दोनों प्लेट आपके टकराए थे तो आपके क्या हुआ था, अंडमान एंड निकोबार पे जो आपके आइलैंड समूह हैं उनमें आपके सुनामी आई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपसे पूछा है कि भैया रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट मैंने कई बार क्लास में बताया, आपके आरबीआई निर्धारित करता है। 2 महीने में एक बार समिति बनती है, उसका नाम क्या है, मौद्रिक समिति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, आरबीआई द्वारा होता है। और ये आपके क्या करता है, तो ये वो है जिससे कि ये वो रेट है जो कि आपसे पूछा है कि दरअसल रेपो दर क्या है, तो ये वो ब्याज दर है जिस पे आपके आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। और इसी ब्याज दर से आपके फिर और आगे का मतलब जो अगर दूसरे बैंक है वो इसी के आसपास के आपके रेट रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है 6.5%, इसलिए आप देखोगे तो अभी क्योंकि आपके मौजूदा 2023 में 6.5% रेपो रेट है, तो इससे जनरली 1.5 से 2% आपके आरबीआई जो बाकी बैंक है वो रखेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो अपना प्रॉफिट कमाना है। इसलिए आप देखो तो आपको 8.5% का आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और 8.5% पे आपको लोन भी मिलेगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अब आपके देख लो बास्केटबॉल का पूछ लिया कि भाई बास्केटबॉल एसोसिएशन कब बनी, उत्तर है इसका 1950 में बनी, ठीक है। अभी आपसे पूछा गया है कि कौन से लीडर्स थे जो कि आपके जिनको फांसी नहीं दी गई थी 1931 में, तो आपके सिर्फ मात्र 3 लीडर थे, चौथा चाहे कोई भी आ जाए। तो डेट आपकी क्या थी, 23 मार्च 1931,
31 लीडर्स के नाम क्या थे? शहीद भगत सिंह पहले लीडर, दूसरे आपके कौन थे? तो ये थे आपके शहीद सुखदेव जी, और तीसरे थे आपके शहीद राजगुरु जी। ठीक है, तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, ये आपके कौन थे? ये आपके 3 वो नेता थे जिनको आपकी फांसी दी गई थी। तो चौथा चाहे जो भी नाम डाल दो, उनको फांसी नहीं दी गई है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। अगला 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होती तो मैंने उसमें आपको यही बताया था, सारे के सारे अमेंडमेंट्स, और कमेंट सेक्शन में आपसे कुछ अमेंडमेंट्स के नाम भी पूछे थे। तो एक बार जाओ और फटाफट जाके देख लेना। ये भाई आपकी जो जीएसटी है 2017 में आया था। तो अगर आपसे पूछ ले कब आया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो आपका कब आया है? तो आपके 101वां जो आया है वो आपके 2017 में आया। अभी मेरे मुंह से फर्स्ट निकला, तो चलो फर्स्ट भी देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आपका कब आया है? 1951 में आया है। ठीक है, सरकार पूछ ली गई थी, किसकी सरकार थी? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। ठीक है, 1951 में आपका प्रथम संविधान संशोधन आ गया था। इससे आपके कौन सी अनुसूची बनी? तो उस अनुसूची का नाम था 9th शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी अगर आपसे पूछ ले कि 9th शेड्यूल जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची कौन से अमेंडमेंट से बनी थी? अनुसूची कौन से अमेंडमेंट से बनी थी, कौन से संशोधन से बनी थी? तो वो आपकी 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है। उससे आपके जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 101वां कब आया है? 2017 में आया है। ठीक है, और इससे आपके बना क्या है? जीएसटी काउंसिल बनी है दरअसल, पूरी पूरी जीएसटी काउंसिल। तो भाई जीएसटी काउंसिल क्या है? तो जीएसटी काउंसिल एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कौन सा आर्टिकल है जो कि आपके अपॉइंटमेंट कराता है प्राइम मिनिस्टर के? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 74 से आपका प्रधानमंत्री के बारे में डिसाइड हो जाता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में 74 में लिखा है, और उनकी नियुक्ति के बारे में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 75 में लिखा है। तो भाई कौन सा आर्टिकल है जो कि अपॉइंटमेंट कराता है प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पर करते हैं? तो वो आपके पूरी जो आपका संसद होती है, संसद ने जिसको आपके निर्धारित किया होता है, जो वो पार्टी जो कि जीत के आई है, उसमें जो आपके मंत्री परिषद है वो आपका डिसाइड करता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, और फिर प्रधानमंत्री आपके चुना जाता है। हालांकि खैर ये आपके इलेक्शन से पहले ही पता चल जाता है कि कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री, और फिर उसको आपके राष्ट्रपति जी चुनते हैं, और फिर प्रधानमंत्री बताएंगे कि अब हमारे ये संसद के जो पूरी जो मंत्री परिषद है वो कौन होगी। तो प्रधानमंत्री आपके क्या बताएंगे? मंत्री परिषद कौन होगी, और मंत्री परिषद और जो पूरे वो हैं, एक्चुअली मंत्री परिषद बनने से पहले आपके पूरा संसद बताएगा कि हम इन्हें प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और वो जो प्रधानमंत्री है उनको फिर फाइनल अपॉइंट कौन करेगा? तो आपके राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ओके। 22वां खानवा की लड़ाई सभी को पता है, राणा सांगा के बीच में हुई थी। यहीं पे इनका हाथ भी कट गया था। ठीक है, शायद सॉरी इनका हाथ कटा हुआ था, एक हाथ से इन्होंने लड़ा था, बाबर से लड़ा था। इसमें जो आपके राणा सांगा जी हैं ये आपके हार जाते हैं, पर बाबर से युद्ध आपका कब हुआ था? 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध था, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, किसके किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। खानवा कहाँ है? राजस्थान में है। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके लावड़ी नृत्य से रिलेटेड है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ढोलक। अगला चलते हैं कि भैया आपका जो फेस्टिवल है, पारसी कम्युनिटी का ये जो पूरा फेस्टिवल है जिसका नाम है नवरोज। ठीक है, तो ये नवरोज आपके कब मनाया जाता है, मतलब कौन मनाता है? सॉरी, ये जो कौन सा फेस्टिवल है जो कि पारसी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, तो उसमें एक फेस्टिवल था जिसका नाम है नवरोज। ये आपके जो भारत है, भारत में आपके ये 2 बार मनाया जाता है वैसे ये, और अगस्त के महीने में मनाया जाता है, और भारत में वैसे जनरली आपका जनवरी वगैरह में पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे हिजरी कैलेंडर को ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मध्यकाल का कैलेंडर है उसे फॉलो किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 बार मनाया जाता है। एक बार अगस्त में मनाया जाता है भारत में नवरोज। ठीक है, तो बस अगेन मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि हमारा जो प्रहरी बैच है ये आपका शुरू हो चुका है। अगर आपको इस 10,000 प्लस सिलेक्शन का पार्ट बनना है तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा कि इस नए SSC GD के जो प्रहरी बैच है इसके साथ जुड़िए और अपने वर्दी पहनने के सपने को सच कीजिए। ठीक है, हर मंडे को ये आपके जो बैच है शुरू हो रहे हैं, और आपकी जो सीट्स हैं बहुत जल्दी फिल हो रही हैं, तो जल्दी डिसीजन लीजिए और जल्दी आइए और सेलेक्ट होइए। ठीक है, इसी के साथ
मैं आप सभी से ही बोलूँगा, अच्छे से पढ़िए, जो भी है इस पूरी वीडियो को शेयर करिए, और इसी के साथ साथ आपके जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहिए जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। इससे आपका भी रिवीजन होगा और क्विक रिवीजन दूसरे बच्चों का भी होगा जिनका इमीडिएट एग्जाम्स चल रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। चलो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।